Hello students, I again welcome to you on this online video lectures. Particularly this video lecture is for BCom final year C, D and D section, but no doubt the MCom final year student can observe the video as the topics is common, that is the registration of GST, but there is some differences between the syllabus of BCom final year and MCom, because in the BCom first final year this topic is in the unit 1, whereas in the MCom syllabus the topic is in unit 2. Though I prepare this video particularly for BCom final year fourth semester student, and the today's topic is registration of GST. Dear students, whenever the GST implemented in our country since the 1st July 2017, there are a lot of confusions amongst business owner. When GST is required, what is the procedure of registration, how GST number can be obtained, how GST challan can be fulfilled. But gradually, as time passed, the government implemented different types of instruments in the form of which form is required, which software will help you, and so many things. But as far as concerned our examination and syllabus, in Nagpur University syllabus, there is some contents which require to give the advice from student side whether the GST is required or not for a particular business purpose. And that's why to looking the syllabus of Nagpur University, today's our video lecture will depend. जहाँ तक हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी इनडायरेक्ट टैक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ. तो इनडायरेक्ट टैक्स में छात्रों जो GST है इसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन करना कब जरूरी है और कब नहीं है, ये यूनिट 1 का पार्ट है. और इसमें आपको 8 मार्क के अलावा 16 मार्क का भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा. आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर्स है बने जहां तक उसी बात को मैं फोकस करता चलूंगा कि यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको सॉल्यूशंस हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको मालूम हो. क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जब ये GST इम्प्लीमेंटेड हुआ तब इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी. बहुत से जो व्यवसायी थे वो बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में थे कि हमने GST लेना तो कैसे लेना, कितना लेना, कब लेना, क्या उसके प्रोसीजर है. टेक्निकली जो GST का अभी भी नियम तो अभी भी यही है कि एक बिजनेस ओनर यदि उसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो किसी भी कस्टमर से GST काट नहीं सकता. सिंपलली आप भी स्टूडेंट्स हैं, यदि आप कई प्रकार की वस्तु लेते हैं तो देख लीजिए आपको जो बिल मिलता है उस पर लास्ट में GST लिखा होता है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक व्यक्ति जो व्यापारी है और उसके पास में GST का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, यदि आपको बिल देता है तो ये मेरा ओपन चैलेंज है, एक तो आपको कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं दे रहा होगा, वो मैनुअल बिल दे रहा होगा, और मैनुअल बिल में बिल के नीचे लिखता होगा प्लस GST, और वो भी किस रूप में लिखता है ये उसका प्रश्न है. लेकिन आपको मैं बता दूं, GST का रजिस्ट्रेशन करे बगैर यदि कोई व्यापारी GST कलेक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट भरना पड़ेगा, वो दंड का भागीदार बनेगा, उस पर जुर्माना लग सकता है. ऐसे कई क्लॉज है ये GST के अंदर. लेकिन हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये केवल एक पर्टिकुलर दायरे में बांध करके मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको सारा कुछ GST के रजिस्ट्रेशन का पोस्टमार्टम नहीं करना है. दरअसल आपके सिलेबस के हिसाब से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे वो बड़े सिंपल आएंगे. एक कोई व्यापारी रहेगा, उसने कितनी गुड्स और कितने रुपए की सर्विसेज कहां पर सोल्ड किया है, किस रेट से सोल्ड किया हुआ है, कितने डिस्काउंट पे किया है, कितने प्रॉफिट पे किया है, ये सब दिया रहेगा. और आपसे केवल इतना सा रिक्वेस्ट पूछेगा कि XYZ business owner sold the following goods and services to looking his turnover, you please give your advice whether GST registration is required or not. एक व्यापारी ने निम्नलिखित वस्तु और सेवाओं का विक्रय इस प्रकार किया है, उसके विक्रय की क्वांटिटी, मात्रा और रकम को देखते हुए कृपया बताइए कि इस व्यापारी को GST रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं. तो इस
मुद्दे को लेते हुए ही मैं मेरा आज का वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटीज आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। वन इज द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड अदर इज द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का पंजीयन दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है ऐच्छिक, स्वेच्छा से किया गया पंजीयन, और दूसरा होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जहां तक स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, इसकी कोई बड़ी भारी परिभाषा नहीं है। स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मींस registration of GST by a person who is legally not eligible to get himself or herself registered under GST, but he obtained the GST registration number, that is called voluntary registration. कोई भी व्यापारी जिसको जीएसटी के कानून कायदे के अनुसार पंजीयन कराना जरूरी नहीं है, किंतु फिर भी वह अपनी भविष्यकालीन समस्याओं से निदान पाने के लिए अपनी मर्जी से जीएसटी का पंजीयन कराता है, तो यह कार्यवाही कहलाती है स्वैच्छिक या ऐच्छिक या अपनी मर्जी से कराया गया रजिस्ट्रेशन। यह ऐसा रजिस्ट्रेशन जो ऐच्छिक होता है वो एक समय के बाद कैंसिल भी हो सकता है। व्यापारी को ऐसा लगता है कि भी आने वाले समय में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। सर दिक्कत आती है कि हाँ आती है, क्योंकि उसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। टेक्निकली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मींस a registration made by a business owner according to the rules, regulations and whatever it may be framed by the government is a GST registration compulsory. Now when GST registration is compulsory, so there are a number of lists, but as far as concerned the Nagpur University syllabus, we try, I will explain you later on whenever the numerical problem will start. I will explain in detail what can be the other ways, but today's we can limit ourselves up to syllabus. So look here, ध्यान से विद्यार्थी देखिए, जीएसटी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भारत में दो प्रकार से होता है। एक लागू होता है जनरल स्टेट। जनरल स्टेट का मतलब होता है सामान्य राज्य। आपको सामान्य राज्य समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसके पहले समझो स्पेशल स्टेट्स। भारत में जीएसटी पंजीयन का कानून कुछ विशेष राज्यों के लिए अलग है और उन राज्यों को छोड़कर बाकी देश के लिए अलग है। ये स्पेशल स्टेट यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है विशेष राज्य, और मैंने यहाँ देखिए इंग्लिश में लिख के रखा है ईस्टर्न स्टेट, मतलब पूर्ववर्ती राज्य जो हमारे देश के पूर्वी हिस्से में है। उसको मैं नाम गिना दे रहा हूँ, आप गिनना चालू करो। भारत का नक्शा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, असम 4, त्रिपुरा 5, मणिपुर 6, मेघालय 7, मिजोरम 8, नागालैंड 9, और उस बीच में कोई एक है वो कभी कभी मैं भी मिसिंग हो जाता हूँ। 10-11 राज्य हैं। और चूंकि ये जीएसटी की काउंसिल हर 2-3 महीने में इसकी मीटिंगें होती है, और ये आपकी और मेरी ही नहीं, बिजनेसमैन की भी मजबूरी है कि अभी तक जीएसटी फुल्ली इंप्लीमेंटेड हुआ ऐसा कम से कम मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर 3 महीने में इसके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अनुसार केरला का कुछ भाग और तेलंगाना भी इस दायरे में आ रहा है, लेकिन चूंकि हमें 19-20 असेसमेंट ईयर को पढ़ना है, तो आप याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, हाँ अरुणाचल प्रदेश मैंने छोड़ दिया था, यस राइट। सो टोटल इस तरह से जो 10 स्टेट है उनके लिए कानून अलग है, और ये 10 राज्य छोड़कर बाकी के लिए, मतलब यदि व्यापारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे राज्यों का निवासी है, तब द टर्म इज वेरी क्लियर। इफ द टर्नओवर मींस सेल्स ऑफ गुड्स यानी कि वस्तु इज मोर देन 40 lakhs,
इन जनरल स्टेट, सामान्य राज्यों में यदि किसी व्यापारी का वस्तुओं का विक्रय 40 लाख के ऊपर है सालाना, एक साल में, महाराष्ट्र का कोई भी व्यापारी यदि एक साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा की वस्तुओं का सेल करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बट यही व्यक्ति यदि उन ईस्टर्न स्टेट का है, then the turnover limit is more than 20 lakhs. There are differences. As per rules, for general state, if the turnover of goods is more than 40 lakhs, GST registration is compulsory. Whereas if the trader is citizens of eastern state, then the maximum turnover limit of goods. Don't forget goods and services. Because the name of GST is Goods and Services Tax, I repeatedly ask you, it is not goods system of tax. It is a lengthy systems of tax. So GST not stand for goods system of tax. It is stand for goods and service tax. Therefore, there is a goods as well as services. वहाँ पर वस्तुएं भी है और सेवाएं भी है। हिंदी माध्यम के छात्रों याद रखो, आप मोबाइल का हेडसेट खरीदते हैं वो वस्तु है, और मोबाइल में जो आप चार्ज मारते हैं या जो कॉलिंग का पैसा देते हैं वो है सर्विस। तो गुड्स 40 लाख। सेकंड रूल, इफ द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, लुक हियर, अब यहाँ गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। वी कैन से इफ द टर्नओवर ऑफ गुड्स ओनली, वी कैन से इफ द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज ओनली इज मोर देन 20 lakhs, GST registration is required for general state. Whereas for eastern state this limit is more than 10 lakh. यदि कोई व्यापारी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का निवासी है, यदि उसका सेवाओं का, सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। Whereas if the same citizens are a citizen of eastern state, then the limit is 10. मतलब क्या हो गया, वस्तु बेचो 40 लाख से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सर्विसेज सेल करो 20 लाख के ऊपर हो रहा है रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन यदि आप ईस्टर्न स्टेट के रहने वाले हैं तब 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा, 10 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लगेगा। नाउ द नंबर 3, लुक हियर, in number 1 only goods sell, in number 2 only services turnover, but in number 3 if the turnover of goods and service both, पहला व्यापारी ऐसा था जिसने केवल गुड्स सोल्ड किया, सेकंड ऐसा था जिसने केवल सर्विस सेल किया, लेकिन तीसरा ऐसा कंडीशन है जिसमें द ट्रेडर्स आर सोल्ड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स के साथ सर्विस बेचते हैं। आपको पता है यदि आप मान लो रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जाओ तो रेफ्रिजरेटर वाला बोलता है सर ये लेकर के मैं आपके घर भेजता हूँ, कल मेरा मैकेनिक भेजूंगा वो आपके यहाँ इंस्टॉल कर देगा। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज अ सर्विस, whereas in physical manner the refrigerator are reached in your house, that is a goods. Therefore the service person, if the provider provide both the things, then look here, the turnover should be more than 40 lakhs, here is again 10. So this is the simple rule based on turnover, and it is 90 but not 90, 99% related with your selling. But therefore there is another rules, and which is here. Look, if there is interstate sales of taxable goods or services. Now, what do you mean by interstate? In my earlier lectures, I had repeat the interstate and intra-state. Intra-state means the transaction within state to state. महाराष्ट्र का बेचने वाला महाराष्ट्र में बेचा इंट्रा स्टेट, एमपी वाले ने एमपी को बेचा इंट्रा स्टेट, यूपी ने यूपी को बेचा इंट्रा स्टेट, महाराष्ट्र ने एमपी में बेचा, एमपी ने केरला में बेचा, तमिलनाडु ने यूपी में बेचा। Therefore the business owner of one state sold their product to in the territories of other state, that time it would be intra state. Now इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, बट मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो बुक्स मैंने रिफर किए हैं
जो टैक्स में रिफर किया है, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स है, ऑन दिस बेसिस merely the intra-state sales is not required GST registration। कई बार बोलते समय बोला जाता है विद्यार्थियों द्वारा कि सर एक राज्य से दूसरे राज्य में तो बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेच ही नहीं सकते। रॉन्ग। वन पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र कैन सोल्ड द गुड्स टू द सिटीजन्स ऑफ एमपी विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन आल्सो, बट व्हेन if that goods and services are not comes under the category of GST। कुछ वस्तुएं हैं भारत सरकार ने सारा का सारा बोझ अपने सर पर लाकर पटक दिया, ऐसा नहीं है। अभी भी कई वस्तुएं ऐसी है जिस पर जीएसटी लगता नहीं है, खास करके खाने पीने की जो हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं। आप भिंडी लेने के लिए जाओ मार्केट में, करेले लेने जाओ, कद्दू लेने के लिए जाओ, भाजी लेने के लिए जाओ, इस पर जीएसटी नहीं लग रही है, चिंता मत करो। अब ऐसी वस्तुएं यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो टेक्निकली उसको जीएसटी लगता नहीं है। बट यहाँ पर आई यूज द वर्ड इंटर स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी कानून के अनुसार टैक्सेबल है। अब आप बोलेंगे सर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिख करके आएगा the interstate sale is exempted good or for taxable good। if there is a word like this, interstate sale of taxable goods and services, whatsoever it may be the quantum of sales, there is a no limit of turnover। if the turnover is of rupees 1 even, because the goods sold in which manner interstate and it is taxable, GST registration is required, that time we will forget all these turnover rules। हिंदी माध्यम के छात्रों याद रखो, सामान्य स्टेट में एक व्यापारी यदि वस्तुओं का सेल करता है, उसका सेल 40 लाख के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पूर्वी राज्यों में 20 लाख। यदि वो व्यक्ति केवल सर्विस का सेल करता है तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, पूर्वी राज्यों में 10 लाख। यदि व्यापारी गुड्स और सर्विस दोनों का सेल करता है तो टर्नओवर की इसका मतलब है 40 लाख से कम का सेल है तो जीएसटी जरूरी नहीं है। 20 लाख से कम का सेल है, जीएसटी जरूरी नहीं है। 40 लाख से कम का सेल है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। लेकिन ये 40-20 लाख पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि यदि एक व्यापारी ऐसा है जिसने सिर्फ 2000 की वस्तु बेचा, लेकिन वो वस्तु टैक्सेबल थी और महाराष्ट्र वाले ने एमपी वाले को बेचा, तो अब आप ये नहीं बोल सकते सर बिकॉज दिस बिजनेस ओनर नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ मैक्सिमम टर्नओवर एंड जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज रॉन्ग आंसर। दैट टाइम द आंसर वुड बी दो द टोटल टर्नओवर ऑफ a business owner is less than maximum prescribed limit, but because the sales is interstate taxable, the fundamental word 1 plus 2 interstate taxable, sir this word is not there, no GST is registration is required। very easy, interstate sale can be done। और यहीं पर मैंने आपसे कहा कि लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। कई स्टूडेंट सर इंट्रा स्टेट सेल बगैर रजिस्ट्रेशन के कर ही नहीं सकते। ये मंसूरी सर अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास भी कुछ रेफरेंसेस है और एक नहीं 10 प्रकार के रेफरेंसेस है। ये बात अलग है कि मैं उस रेफरेंस के बेस पर बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई नया सीए साहब आ गया होगा क्योंकि इसके एक्ट में परिवर्तन होते हैं। तो लेट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी आप इतना याद रखो 40 लाख का टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 20 लाख के ऊपर है जरूरी है, गुड्स सर्विसेज 20 लाख के ऊपर जरूरी है। और yadi टैक्सेबल गुड्स का इंटर स्टेट हियर इज सर ऐसा लिखा हुआ है लाइक दिस, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज। अब इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज टेक्निकली टैक्सेबल सर्विसेज जहां आती है तो वहां पर लगता है, लेकिन यदि उसकी लिमिट 40 लाख से कम है, दो गुड्स इज अ टैक्सेबल सेल इन, मतलब सिंपल वर्ड है, इफ देयर इज
इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज इमीडिएटली नॉट रिक्वायर्ड, इट विल डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ टर्नओवर। Therefore, whenever the intra-state taxable sales है, ये as equal to turnover of goods and sale more than 40 lakh, 20 lakh and 40 lakh, ये रूल्स वही लगेगा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल हल्का फुल्का है। और इन द 5th ये और फंडामेंटल आप याद रखिए, इफ द बिजनेस ओनर और सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअली इज ऑलरेडी अ टैक्स पेयर, मान लो थोड़ी देर के लिए मंसूरी सर जो आज आपको पढ़ा रहे हैं, बीइंग एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, मुझे तनख्वाह मिल रही है और मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। कल को चल के मान लो थोड़ी देर के लिए मैं रिटायर भी हो गया, लेकिन वो आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, फिर भी यदि मान लो अच्छी खासी पेंशन मिल रही तो मैं टैक्स तो भर रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं रिटायर हो गया और बिजनेस करता हूँ तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इट इज ए कंपल्सरी। सो होप आज के लिए इतना ही काफी है। ये रूल्स आप ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 रूल्स याद रखिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं गणित के साथ में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।